हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधना अर्जुन। इससे पहले हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है हमारा, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्लीट हो गया है। लॉ ऑफ टॉर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को प्ले लिस्ट में मैंने डाल दिया है, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं उसको आप साथ में ही नोट्स के साथ बनाते चलिएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये टॉपिक भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें व्हाट इज टॉर्ट, we have studied the whole concept of contract law, and to define the term contract is very easy because Indian Contract Act is a codified law. Whenever any enactment is codified law, then to define any term of that enacted law is very easy because there is a definite definition of that term. For example, under Indian Contract Act, we have understand what is contract. Any agreement which can be enforced by law, that is contract. We have a definition of contract under Indian Contract Act. But law of tort is not a codified law. Law of tort is an uncodified law. Uncodified law means there is no place for sections or articles in law of tort. So whenever we have to define any term which is under uncodified law, then it is very difficult to provide any exhaustive or inclusive definition of law of tort. Even then many thinkers tried to provide the definition of law of tort. So we will understand what is law of tort. Friends, in society every person has some rights, or we can say in society every person has some legal rights, and those rights must be respected by the society, or we can say that those rights should not be violated by any other person in society. And if those rights are violated, then that violation is called a wrong. And those rights may be violated by the act of any person or by omission of any person. It is not necessary that only act violates the rights. Omission also violates the rights of persons. एग्जाम्पल से देखिए, हम देखते हैं है क्या कि पूरी सोसाइटी में हर पर्सन के कुछ लीगल राइट्स होते हैं, और लॉ ये कहता है कि उन लीगल राइट्स को प्रिजर्व होने चाहिए, उन सब लीगल राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उन लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। एंड इफ दोज लीगल राइट्स आर वायलेटेड, इट इज कॉल्ड अ रॉन्ग। अगर इन राइट्स का कोई वायलेशन हो जाता है तो ये कहा जाता है कि ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। किस तरीके के लीगल राइट्स है? फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन हैज अ लीगल राइट दैट नो वन शुड डिफेम हिम। एवरी पर्सन हैज अ राइट दैट नो वन शुड कॉज एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू प्रॉपर्टी। No one has right to trespass in the property of other person. मतलब ये हर पर्सन का राइट है कि हमें कोई इंजरी ना करे, हमारे कोई डिफेमेशन ना करे, हमारी प्रॉपर्टी में कोई ट्रेसपास ना करे। ये सब हमारे क्या है, लीगल राइट्स हैं। और जब भी इन लीगल राइट्स का वायलेशन किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, तब ये कहा जाता है कि ये क्या हुआ, ये गलत हुआ, ये रॉन्ग हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि जो रॉन्ग हुआ है ये कुछ करने से हो, ये कुछ ना करने से भी हो सकता है। जैसे हमारी एक ये भी लीगल राइट है कि
कि अगर हम किसी रोड पे चल रहे हैं तो उस रोड पे हमें प्रॉपर सेफ्टी मिले। उस रोड पे ऐसा ना हो कि कोई गटर का मेन होल खुला हुआ है, घंटा घर लगा हुआ है, पता लगे हम घंटा घर के पास से निकल रहे, घंटा घर की पूरी घड़ी हमारे ऊपर गिर गई, हम मर गए। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आ जाएगा ओमिशन में। क्यों? देखिए, राइट्स एंड लायबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू ईच अदर। जब भी किसी का राइट्स होता है तो किसी न किसी की ड्यूटी होती है। जैसे हमारा ये राइट है कि हम सेफ्टी से चले रोड पे, तो म्यूनिसिपैलिटी की ये ड्यूटी है कि वो हमको प्रोवाइड कराए सब सुविधाएं, जिससे कि हम इजिली चल सके। घंटा घर की घड़ी हमारे ऊपर ना गिरे, तो इसके लिए उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको क्या करें, मेंटेन करके रखें। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी के भी लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ, वो वायलेशन हो सकता है बाय द एक्ट और बाय द ओमिशन। व्हेनेवर द लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन आर वायलेटेड, then violation of those rights are called wrong, and those rights may be violated by the act of the parties or the persons of by the omission of the persons। किसी भी पर्सन के एक्ट या ओमिशन से अगर किसी के लीगल राइट का वायलेशन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, रॉन्ग कहेंगे। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे इस सबको समझना। जैसे मान लीजिए ए कोई पर्सन है, A is a person and A has some legal rights against the society or against the other persons। A के क्या है, कई लीगल राइट्स हैं। ठीक, जैसे क्या क्या लीगल राइट्स हो सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि A के लीगल राइट्स हैं कि कोई उसको मारेगा नहीं, कोई उसको पीटेगा नहीं, कोई उसकी प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट नहीं करेगा, कोई उसको डिफेम नहीं करेगा। ठीक है, ये सब उसके राइट्स है। या उसको ये भी राइट्स है कि उसको जो है वो हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, ये सब इसके क्या है, राइट्स है। अब मान लीजिए ए के इन राइट्स का अगर वायलेशन होता है, ए के ये जितने भी राइट्स हैं, इफ द राइट्स ऑफ ए आर वायलेटेड बाय एनी अदर पर्सन, एंड फॉर एग्जांपल मान लीजिए बी ने क्या किया है, ए के कुछ राइट्स का वायलेशन किया है। अब हमने आपसे कहा है कि इसके अच्छा राइट्स नहीं बल्कि ए के यहाँ पे क्या हम टर्म यूज करेंगे हमेशा, लीगल राइट्स। हम क्या कहेंगे कि ए के कई लीगल राइट्स हैं और ए के इन लीगल राइट्स का जब भी वायलेशन होता है, मान लीजिए बी के द्वारा हुआ, तो जब भी ये वायलेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड wrong। Whenever legal rights of any person are violated by any other person, it is called wrong। हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, ये गलत हुआ। If that wrong is mentioned as a crime under any penal laws, then it is called a crime। अब जो भी ये इसका राइट्स था, अगर उस राइट्स का जो वायलेशन हुआ है और जो रॉन्ग है, अगर उसको किसी भी मान लीजिए बी ने ए के क्या किया, हाथ पैर तोड़ दिए, तो बी अगर ए के हाथ पैर तोड़ता है तो ए का ये लीगल राइट था कि कोई उसको ना मारे, कोई उसके हाथ पैर ना तोड़े। और अगर बी ने ये वायलेशन किया है तो बी के ये वायलेशन करते ही इसने जो किया है, अगर जो एक्ट है वो किसी भी पीनल लॉज में पनिशमेंट उसके लिए दिया गया है, एज अ ऑफेंस उसको अगर मेंशन कर दिया गया है, तो ये कहा जाएगा कि ये जो रॉन्ग है ये क्या हो गया, क्राइम। कि अब जो रॉन्ग है ये रॉन्ग क्या हो गया, क्राइम हो गया। अब देखिए, अगर कोई रॉन्ग क्राइम है तो इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। पहली चीज तो जो क्राइम होता है ये हमेशा होता है अगेंस्ट द सोसाइटी। Whenever any offense is committed, that offense is considered against the whole society। तो जब भी क्राइम होता है तो ये माना जाता है कि क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी है, और अगेंस्ट द होल सोसाइटी है तो जो प्रोसिक्यूशन का इनिशिएशन होगा वो किसकी तरफ से होगा, बाय द स्टेट। यानी कि प्रोसिक्यूशन विल बी स्टार्ट बाय द स्टेट। एक चीज तो ये है
कि अगर क्राइम हो गया, जो रॉन्ग हुआ है अगर वो क्राइम है तो किसके द्वारा स्टार्ट होगा? बाय द स्टेट। किस अगर ये स्टार्ट हुआ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? यहां पे पर्पस क्या होगा? इसको पनिशमेंट दिलवाना। पर्पस क्या हो गया? इसको क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलना चाहिए। यानी कि अगर रॉन्ग जो है वो किसी भी पीनल लॉज में एज एन ऑफेंस जो है वो मेंशन कर दिया गया है, इट मींस दैट रॉन्ग विल बी कंसिडर्ड एज क्राइम एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द क्राइम विल बी स्टार्ट बाय द स्टेट एंड द पर्पस इज टू प्रोवाइड द पनिशमेंट। पनिशमेंट दिया जाएगा। और क्या क्या इसमें हो सकता है? ये क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। अगर ये केस लेके आना है तो ये केस कहां आएगा? क्रिमिनल कोर्ट में आएगा। ठीक। अब मान लीजिए जो रॉन्ग है और क्राइम कहते हैं, इसको हम और कह सकते हैं, ये जो रॉन्ग कहलाएगी हमारी, आप इसको कह सकते हैं यहीं पे पूरे को अगर कहें तो ये हमारी होगी क्रिमिनल रॉन्ग। हम कह सकते हैं कि ये जो रॉन्ग है ये क्या है? क्रिमिनल रॉन्ग है। और क्रिमिनल रॉन्ग अगर होगा तो ये क्या होगा? बाय द स्टेट हो जाएगा। और ये हमेशा जो होता है जब बाय द स्टेट होता है, हमने ये भी आपको बताया कि ये होता है अगेंस्ट द होल सोसाइटी, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? क्रिमिनल रॉन्ग होगी। इसको आप क्या कहोगे? इट इज कॉल्ड पब्लिक रॉन्ग। क्या हो जाएगा? ये पब्लिक रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जो क्राइम है ये क्या होते हैं, ये क्या हो जाएंगे? पब्लिक रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि अब इसमें कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। ये जनरली लिख लीजिए आप, जनरली नॉट कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कंप्रोमाइज करना। ठीक। यानी कि जब भी कोई क्राइम किया जाएगा तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी उसमें? ये अगेंस्ट द स्टेट माना जाता है, तो प्रोसीडिंग किसके द्वारा स्टार्ट की जाएगी? बाय द स्टेट। पर्पज क्या होगा? पनिशमेंट दिलाना। कहां ये जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट में। इसको क्या कहा जाएगा? क्रिमिनल रॉन्ग कहा जाएगा। इसको हम पब्लिक रॉन्ग भी कह सकते हैं। और जनरली नॉट, जनरली इसलिए कहते हैं कि कुछ कंपाउंडेबल होते हैं, ज्यादातर जितने भी वो नॉट कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब इनमें कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये आप कह सकते हैं जो सीरियस नेचर के रॉन्ग है या मोर सीरियस नेचर के जितने भी रॉन्ग है वो सब क्या हो जाते हैं? क्राइम हो जाते हैं। मान लीजिए ये लेस सीरियस नेचर के हैं, लेस अगर सीरियस नेचर के हैं, ठीक है, और कहीं भी इसको एज अ क्राइम डिफाइन नहीं किया गया है, जो भी रॉन्ग है, तब ये क्या हो जाएगा? देन इट इज कॉल्ड अ सिविल रॉन्ग। तब क्या हो जाएगा? ये सिविल रॉन्ग हो जाएगा। अब सिविल रॉन्ग में भी अभी हम टॉर्ट पे नहीं आए हैं, अब ये सिविल रॉन्ग होगा। अब जो सिविल रॉन्ग होगा तो हो सकता है कि ये सिविल रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हो, ये हो सकता है कि ये सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, या ये हो सकता है कि ये आपका सिविल रॉन्ग टॉर्ट हो। अब हम यहां पहुंचे टॉर्ट पे, कि अगर किसी के लीगल राइट्स का वायलेशन हो सकता है। यहां पे क्या लिखिए? वायलेशन दो तरह से हो सकता है, बाय द एक्ट और बाय द ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है नॉट टू डू, कुछ ना करके, और बाय द एक्ट होता है कुछ करके। तो बाय द एक्ट और बाय द ओमिशन कोई दूसरा पर्सन अगर लीगल राइट्स का वायलेशन करता है तो ये क्या कहा जाता है? रॉन्ग कहा जाता है। अगर ये रॉन्ग पिनल लॉ में डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा? क्राइम हो जाएगा। क्राइम में ये चीजें होंगी। अब अगर ये डिफाइंड नहीं है तो ये क्या होगा? सिविल रॉन्ग होगा।
सिविल रॉन्ग होगा तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है या टॉर्ट हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, आप पढ़ के आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब दो पार्टीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप मान के चलिए, एक तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में प्रोसीडिंग जो है वो किसके तरफ से स्टार्ट होगी, बाय द इंडिविजुअल। बाय द इंडिविजुअल पर्सन, और हम ये कह सकते हैं कि बाय द एग्रीव्ड पार्टी। अब देखिए, अगर ये हम क्राइम माने तो जिसके लीगल राइट्स का वॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, विक्टिम कहते हैं। अगर क्राइम होता तो हम इसको क्या कहते हैं, विक्टिम कह सकते थे या एग्रीव्ड पर्सन कह सकते थे। और जो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं क्रिमिनल। बी क्या कहलाता, क्रिमिनल कहलाता, ए क्या कहलाता, विक्टिम कहलाता। कब, अगर ये होता क्रिमिनल रॉन्ग, लेकिन अगर ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है, और मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अगर है, तो कॉन्ट्रैक्ट में जिसके राइट्स का वॉल्यूशन होगा, इसका मतलब वही केस लेके आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेंटिफ कहलाएगा। और ये आपका क्या कहलाएगा, डिफेंडेंट कहलाएगा। किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। टॉर्ट में भी यही होता है। टॉर्ट में जिसके राइट्स का वॉल्यूशन होगा इसको हम क्या कहेंगे, आप एग्रीव्ड पर्सन कह सकते हैं, ठीक है, केस यही लेके आएगा तो प्लेंटिफ भी कहलाएगा। और जो करता है, जो वॉल्यूशन करता है, टॉर्ट में एक वर्ड है, इसको हम कहते हैं, क्रिमिनल हटा दीजिए जरा देर के लिए, और डिपेंडेंट तो होगा ही इसको, लेकिन हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा कहलाता है टॉर्ट फीजर। A person who commits the tort is called tortfeasor। ठीक, ये हो गया। अब सिविल रॉन्ग में या तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आए हैं, इसमें क्या होता है, बाय द इंडिविजुअल पर्सन होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमेशा होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम मीन्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट द राइट इज ओनली अगेंस्ट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, जो पार्टी है केवल उन्हीं के बीच में जो है वो राइट आपका बनेगा। अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ए की जो राइट है वो किसके अगेंस्ट में है, बी के अगेंस्ट में है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड नहीं है। तो राइट इन क्या होता है, पर्सोनम होता है, इंडिविजुअल राइट होते हैं। तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन आता है पार्टीज के ऊपर, वो किस वजह से आता है, ड्यू टू द एक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टी खुद ऐसा एक्ट करती है, एक ऑफर करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तब इनके ऊपर क्या आ जाता है, ऑब्लिगेशन आ जाता है। ये तो बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, एक जनरल, आप पढ़ के भी आए हैं। ऐसे ही मान लीजिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है जब भी कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो उसका ट्रस्टी अगर उसको ब्रीच कर देता है तो वो कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ठीक, तो इसका मतलब जो टॉर्ट है ये सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट है एक चीज, और ना ही ये क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो फिर टॉर्ट है क्या, हम कह सकते हैं टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब एक चीज और देख लीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे यहां पे पर्पस हमारा क्या था, पनिशमेंट देना, यहां पे हमारा पर्पस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टू प्रोवाइड द कंपनसेशन। या हम कह सकते हैं डैमेज उसको प्रोवाइड करवाना। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेज दिया जाता है
ये कहलाता है लिक्विडेटेड मतलब होता है कि ये पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। द डैमेज हैज बीन डिसाइडेड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसी समय वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ऐसा देखिए ब्रीच हुआ तो इतना आपको कंपनसेशन देना होगा। तो डैमेज जो होता है वो क्या होता है, लिक्विडेटेड होता है। अब हम अगर बात करें टॉर्ट की, तो पहली बात तो जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बाय द इंडिविजुअल पर्सन होता है, ठीक। राइट इन क्या होता है, पर्सोनम होता है। तो टॉर्ट में केस कौन फाइल करेगा, एग्रीव्ड पर्सन ही करेगा, बाय द इंडिविजुअल पर्सन, और आप लिख सकते हैं बाय द एग्रीव्ड पर्सन। यहां पे भी टॉर्ट में भी केस कौन लाएगा, बाय द इंडिविजुअल। और सिविल रॉन्ग जितने भी होंगे इन सबका केस कहां आएगा, सिविल कोर्ट में ही आएगा, कितने भी जो भी रॉन्ग होंगे। अब एक तो बाय द इंडिविजुअल हो गया पहली चीज। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में होता है राइट इन पर्सोनम, टॉर्ट में क्या होता है, राइट इन रैम। राइट एंड रैम मीन्स अ राइट अगेंस्ट द होल सोसाइटी। इन टॉर्ट अ पर्सन हैज अ राइट इन रैम मीन्स हमारा जो राइट है कि हमें डिफेम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल ए हमको डिफेम नहीं करेंगे, ये हमारा अगेंस्ट द होल सोसाइटी है कि पूरी सोसाइटी जो है वो हमें डिफेम नहीं करेगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट रॉन्ग है जो सिविल रॉन्ग होती है, जैसे यहां पे हमने बताया था आपको, ये पब्लिक रॉन्ग, तो ये क्या होगा, टॉर्ट, ये आपका होगा प्राइवेट रॉन्ग। अब ये अंतर समझ लीजिए, यहां पे जो प्रोसीडिंग है वही स्टार्ट होती है अगेंस्ट बाय द स्टेट, कि प्रोसीडिंग किसकी तरफ से स्टार्ट होगी, क्राइम में स्टेट की तरफ से। लेकिन टॉर्ट में जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी वो किसकी तरफ से स्टार्ट होगी, बाय द इंडिविजुअल और बाय द एग्रीव्ड पर्सन, जो भी पर्सन जिसका नुकसान हुआ है। राइट इसका क्या होगा, राइट इन रैम होगा। राइट इन रैम का मतलब है कि इसका जो राइट है ये अगेंस्ट द होल सोसाइटी है, ठीक। लेकिन केस कौन लेके आएगा, एग्रीव्ड पर्सन ही लेके आएगा। लेकिन इसका राइट जो है किसी को डिफेम ना करे, ये अगेंस्ट द होल सोसाइटी है। तीसरी चीज, जैसे हमने बताया ऑब्लिगेशन ड्यू टू द एक्ट ऑफ पार्टीज होता है। टॉर्ट में ऑब्लिगेशन कैसे आता है,